अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ईटा या एमडीकेट 2023 का पेपर हो गया है और होपफुली आप लोगों ने अपना अटेम्प्ट बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। अल्लाह करे कि आपके इतने मार्क्स आए हो कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उसके ज़रिए से मिल जाए, और अगर इन केस आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर वी शुड बिलीव इन दिस थिंग दैट अल्लाह हैज़ गॉट बेटर प्लानिंग्स फॉर अस। खैर, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है कि उन्होंने एमसीक्यूज़ ज़्यादातर ठीक किए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और फिर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 115 हमारे पास है आई लाइक डैश ब्लू। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन डैश रेड शर्ट। यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है इसका ताल्लुक है आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल्स बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक को कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जबकि दूसरे को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब होता है अननाउन, या इसका मतलब होता है कॉमन, या जब किसी चीज को जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उसके लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूज किया जाता है। और जब किसी चीज को स्पेसिफाई किया जाता है, जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल दो है, ये है ए और एन, जबकि डेफिनेट आर्टिकल एक है, दैट इज द। अब अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं और उस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी बात जनरल सेंस में कर रहे हैं या कॉमन सेंस में कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा मतलब हो कि हम किसी चीज को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर एक सेंटेंस लिखा जाए कि अ स्टूडेंट इज कमिंग, और दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट इज कमिंग। जब हम कहते हैं कि अ स्टूडेंट इज कमिंग, तो इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट आ रहे हैं, और वो स्टूडेंट कौन है हम उसके बारे में किसी किस्म का इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। और जब हम कहते हैं कि द स्टूडेंट इज कमिंग, तो फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है जिसको हमने फोटोस्टेट करने के लिए भेजा हुआ है और वो स्टूडेंट आ रहा है। अब यहाँ पर हम उस स्टूडेंट को असल में स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम उस स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहे हैं या हम उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसको हमने फोटोस्टेट के लिए भेजा हुआ है। अब अगर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, तो वैसे तो ये कहना चाहिए कि आई लाइक अ ब्लू शर्ट, क्योंकि हम इसकी जनरल सेंस में बात करेंगे। लेकिन यहां पर चूंकि कंपैरिजन हो रही है और यहां पर हमारे पास जो शर्ट्स है उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उन स्पेसिफिक शर्ट्स की बात कर रहे हैं जिनकी हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 116, ऑल यू थिंक इन हैंकर डैश इज फॉर गवर्नमेंट सर्विस। इसका ताल्लुक है फ्रेजल वर्ब के साथ। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मतलब यह होता है कि जब वर्ब आता है और उस वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरे साथ क्लास ली है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि प्रीपोजिशंस के जितने भी रूल्स हैं हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अक्सर औकात आप लोग के पास क्वेश्चन आ जाता है फ्रेजल वर्ब के लिए, और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स को गूगल से डाउनलोड करें। तो जिन्होंने डाउनलोड किया है वो अगर अपने नोट्स में जाकर देखते हैं तो वहां पर ये वर्ड उनको नजर आ जाएगा कि हैंकर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है, और हैंकर फॉर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखना या किसी चीज के लिए डिजायर करना। तो इस वजह से इसमें भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 117, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव ऑलवेज एंड आई एम ऑलवेज your friend. I have always and am always your friend. I have always been and I have still your friend. I have always been and still am your friend. असल में इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास ये जो है बीन यूज होता है, इनको हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जिसको हमने शुरू किया है और हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रख रहे हैं, और इन एक्शंस का अभी प्रेजेंट में भी असर है। इन एक्शंस का क्या है? इन एक्शंस का अभी प्रेजेंट में भी असर है। इस वजह से हम इसके साथ जो है वो ये वाला ऑप्शन लगा लेते हैं। ऑप्शन सी इस वजह से गलत है कि आई हैव ऑलवेज बीन एंड आई हैव स्टिल योर फ्रेंड, तो ये गलत होगा क्योंकि हैव को
हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। याद रखिए, आई हैव ऑलवेज बीन, इसका मतलब है कि ये एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हम इस एक्शन को इन प्रोग्रेस रख रहे हैं, तो इस वजह से हम इसके लिए कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि ये एक्शन इनकम्प्लीट है, मतलब ये कि ये काम आगे जाएगा। हैव को जब यूज किया जाता है तो हैव हमारे पास परफेक्ट टेंस है और इनको उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बाकी जो हमारे पास है कि आई हैव ऑलवेज, तो यहाँ पर आई हैव ऑलवेज वर्ड, हैव हमारे पास यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इसके साथ मेन वर्ब की जरूरत है। एंड सेम इज द केस विद द अदर इशू प्रॉब्लम। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 117 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। 118, द डिक्टेटर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ द होटल डैश अटेंडिंग द मीटिंग, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी एज वेल एज आता है, टुगेदर विद आता है, along with आता है, in accordance with आता है, या कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो इस रूल को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक नाउन या प्रोनाउन हमेशा इससे पहले आता है, जो पहले आता है उसे फर्स्ट नाउन कहा जाता है, और एक इसके बाद आता है जिसको सेकंड नाउन कहा जाता है। जब भी ये कंजंक्शंस आते हैं या हमारे पास कोई भी इन जनरल प्रीपोजिशन आता है, तो रूल ये है कि एक नाउन या प्रोनाउन इससे पहले आएगा, जो पहले आता है उसे फर्स्ट नाउन कहा जाता है, और जो बाद में आता है, जो बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है उसे सेकंड नाउन या प्रोनाउन कहा जाएगा। अब रूल ये है कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं और इसके साथ साथ प्रीपोजिशंस आते हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करेगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब यहां पर फर्स्ट नाउन है द डिक्टेटर। द डिक्टेटर चूंकि सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज। अब आप लोग कहेंगे कि सर हेज भी तो सिंगुलर है, तो हेज बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन हेज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, देखिए इज एम आर के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, इन प्रीपोजिशंस का जो हमारे पास बिल्कुल अपोजिट है वो आइदर और है, दूसरा है नाइदर नॉर, फिर है नॉट ओनली बट आल्सो, फिर है और फिर है नॉर। अब यहां पर भी वही वाला रूल है कि एक नाउन इससे पहले जिसे फर्स्ट कहा जाएगा और एक नाउन इसके बाद जिसे सेकंड कहा जाएगा। अब यहां पर हम इसके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं और यहां पर हमारा वर्ब सेकंड नाउन के साथ एग्री करेगा। तो सेकंड नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर हुआ तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे, और अगर सेकंड नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो आप इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे। ये जो एमसीक्यूज है इसका ताल्लुक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, और इस एमसीक्यूज को या इस टॉपिक को ऑलरेडी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज नंबर 119, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द एंड। For my 25th birthday, my uncle gave me a gift card to go skydiving at a special place near Miami. I was happy because I wanted to do something wild. On the day of jump, I could not take breakfast because of the nerves. Before I knew the danger involved in it, I was on the plane. I was on the place with a parachute opened and I was floating freely. Like a bird. Those wonderful moments helped me to realize that I am the kind of person who can take risk in life. The author learns from the experience of skydiving that, तो यहाँ से उन्होंने क्या सीखा, स्काई ड्राइविंग इज डेंजरस, उन्होंने यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की है। मियामी इज गुड प्लेस फॉर स्काई ड्राइविंग। देखिए आप लोग जब भी लर्निंग की बात करते हैं कि आपने यहाँ से क्या चीज सीखी है, तो ये नॉर्मली आप लोग को जो एंडिंग वाला सेंटेंस होता है उसमें नजर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं कि those wonderful moments realize that I am the kind of person who can take risk in life. So he is capable of doing risky things in life, and skydiving made him so nervous that he could not take. तो इसमें जो right option होगा that is option C, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस चीज ने उसको इतना talented बना लिया है और उन्होंने जो है वो इसके जरिए से अब इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि वो जिंदगी में रिस्क ले सकता है। MCQ नंबर 120, the novice teacher, नोवाइस का असल में यहां पर इसका मतलब होता है नाइव, आप इसके साथ इनएक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। Was excited about the first teaching job. The word closest in meaning to the underlined word is
तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बिगिनर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा तजुर्बा रखता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट आप लोगों के पास आ जाएगा बिगिनर। 121 चूज द करेक्ट स्पेलिंग लोक्वेशियस, इसमें राइट ऑप्शन होगा LOQUACIAUS। वो बंदा जो कि टॉकेटिव होता है, वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा बातें करता है, तो उसे लोक्वेशियस कहा जाता है। 122 इफ आई वर यंगर आई वुड डैश अराउंड द वर्ल्ड। इस एमसीक्यूज का ताल्लुक है कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इफ या व्हेन आता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को काज कहा जाता है, दूसरे पार्ट को इफेक्ट कहा जाता है। इसमें मेन पॉइंट ये कि इसको ब्रॉडर लेवल पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है रियल कंडीशनल और दूसरे को कहा जाता है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे सिचुएशन की बात होती है जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। इसमें टू टाइप्स है, एक को कहा जाता है जीरो, दूसरे को कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और दूसरा हमारे पास है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें से ऐसे सिचुएशन की बात होगी जो कि हमारे जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। इसके भी टू टाइप्स है, एक है सेकंड कंडीशनल और एक है थर्ड कंडीशनल। ये सेंटेंस असल में है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि आप यहां पर एफ लगा ले। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस में आप व्हेन को यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ एफ को यूज करेंगे। फिर उसके बाद आएगा काज। आपके पास जो काज आएगा या तो आप इसके साथ वर लगा लें या आप इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लें। यहां पर यह पॉइंट भी याद रखिए कि वैसे तो रूल ये है कि जब सिंगुलर आता है तो उसके साथ वाज आता है, और जब प्लूरल आता है तो उसके साथ वर आता है। लेकिन जब भी वर्ड एफ आएगा तो फिर हम इसके साथ नॉर्मल रूल को वायलेट करते हैं, और चाहे सिंगुलर आ जाए या चाहे प्लूरल आ जाए, इसके साथ वर को यूज किया जाएगा। तो पहले पार्ट में वर आ जाएगा, दूसरे पार्ट में आप वर्ड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। तो चूंकि यहां पर वर आया है, इस वजह से इसमें से वर्ड ट्रेवल, क्योंकि वर्ड हमारे पास आया है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, सो दैट इज व्हाई इन 122 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 123 द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर्स। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट असल में आपके पास दो किस्म के वर्ब्स होते हैं। एक वो वाला वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और वो वाला वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। वो वाला वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव। इसके फिर फर्दर टू टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है मोनो ट्रांजिटिव और दूसरे को कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट आया है तो ये मोनो ट्रांजिटिव है, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स आए हैं तो फिर ये आपके पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। अब आप लोग के एमसीक्यूज का ताल्लुक असल में ऑब्जेक्ट के साथ है। जब किसी सेंटेंस में आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो जो वर्ब होगा वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मल सिचुएशन ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आई गेव हर अ बुक, नॉर्मल सिचुएशन यानी 90% से ज्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इस तरह होता है कि एक सेंटेंस, एक ऑब्जेक्ट इसमें लिविंग होता है और एक इसमें नॉन लिविंग होता है। आप अगर इधर देखते हैं तो हर लिविंग है और अ बुक क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो जो चीज नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग, वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो चीज लिविंग होगी वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे ताकि आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ जाए। पहला पॉइंट ये हुआ कि इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लिविंग होगा, दूसरा नॉन लिविंग होगा। जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, आप लोग इसको याद कर लेते हैं, फिर भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि लिविंग डायरेक्ट होगा, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। अब यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि आई गेव हर अ फ्लावर, आई गेव हर अ फ्लावर, एंड इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई गेव अ फ्लावर टू हर। अब यहां पर दोनों हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स आए हैं, हर भी लिविंग है और अ फ्लावर भी लिविंग है। जब दोनों आपके पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स आए हैं तो फिर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये तो पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट ये है कि जिस सेंटेंस में आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हो, आप उसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। या तो आप उसमें टू को यूज करें या आप उसमें टू को यूज ना करें। यानी इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई गेव अ बुक टू हर। अब वो वाले सेंटेंसेस जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आप लोग के पास लिविंग होते हैं, तो फिर आप लोगों ने एंड वाले ऑब्जेक्ट को देखना होगा। क्या करना होगा? एंड वाले ऑब्जेक्ट को, कि क्या एंड वाले ऑब्जेक्ट से पहले इसमें टू आया है या नहीं आया। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आया है और उससे पहले टू नहीं आया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इससे पहले टू आया है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। होपफुली आप लोगों को पॉइंट की समझ आ रही है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं। वो सिंपल सी बात यह है कि जब किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप ये देखिए कि इस सेंटेंस के एंड में जो ऑब्जेक्ट आया है, आया उससे पहले टू है या उससे पहले टू नहीं है। अगर उससे पहले टू मौजूद नहीं है, जिस तरह यहां पर इससे पहले मौजूद नहीं है या अबुक से पहले मौजूद नहीं है, तो फिर जो एंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर इससे पहले टू आया है तो फिर ये आप लोग के पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर्स। हिम आया है, फ्लावर्स आया है, एंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो है फ्लावर्स। क्या इन फ्लावर्स से पहले टू मौजूद है? नहीं भाई, इससे पहले टू मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 124, आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की बात यह होती है कि या तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है या इसमें डिड आता है। अब अगर हम देखते हैं कि वी हैव बीन रीडिंग इन द क्लासरूम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही हैड ब्रोकन दिस विंडो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे स्पोक इन उर्दू एंड शी इज एंजॉयिंग, ये आप लोग के पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। 125, समथिंग ऑड वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द क्लास। देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आया है। एक वर्ब क्या आया है? एक वर्ब। आप लोगों को शायद इस चीज के बारे में पता होगा कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जब आता है तो उसे कहा जाता है क्लॉज। सब्जेक्ट का यहां पर मतलब आप कह देखिए नाउन या प्रोनाउन, और प्रेडिकेट का आप मतलब कह देखिए वर्ब। तो जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आया और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आया, तो मतलब ये कि इसमें एक क्लास आया है। और जब भी एक क्लास हमारे पास आता है वो हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है। याद रखिए कि इंडिपेंडेंट क्लास को आप लोग मेन क्लास भी कह सकते हैं, आप इसको प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं, और आप इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कह सकते हैं। तो चूंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब मौजूद है, इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 26, वी मेट रादर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। ये हु, whom, whose, which और that, जब ये 5 वर्ड्स आप लोग के पास सेंटेंस के मिडल में आएंगे, कहां पर आएंगे? इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो है वर्ड मिडल, क्योंकि जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो फिर इनका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है वो अलग डिस्कशन है। जब ये 5 वर्ड्स आप लोग के पास सेंटेंस के मिडल में आएंगे तो इसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। और वो वाला क्लास जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है उसे कहा जाता है रिलेटिव क्लास। क्या कहा जाता है? रिलेटिव क्लास। तो याद रखिए, रिलेटिव क्लास किस चीज की निशानी है? ये डिपेंडेंट क्लास की निशानी है। आपको पता होगा कि डिपेंडेंट क्लास के 2 टाइप्स है, एक रिलेटिव क्लास है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। जो रिलेटिव क्लास होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो खैर, हमारा पॉइंट ये है कि यहां पर ये जो हमारे पास क्लास आया है ये रिलेटिव क्लास है। रिलेटिव क्लास खुद हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लास आता है और एक डिपेंडेंट क्लास आता है तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास आता है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस आते हैं, आप इसे 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और जब 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और 1 डिपेंडेंट क्लास होगा तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। खैर, हमारा तो यहाँ पर डिस्कशन ये कि ये क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये वाला डिपेंडेंट है,
तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। MCQs नंबर 127, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेक्स ऑफ कार। यहां पर पहला पॉइंट तो ये है कि ये देखिए ये हमारे पास आया है कॉलन, क्या है कॉलन, और जब भी हमारे पास कॉलन आता है तो कॉलन को हम किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉलन को हम यूज करते हैं सीरीज ऑफ आइटम्स के लिए, सीरीज ऑफ आइटम्स। तो यहां पर हमारे पास आइटम्स क्या है, टोयोटा है, सुजुकी है एंड होंडा है। तो यहां पर हम इन 3 ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस वजह से ठीक है क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑफ आइटम्स भी आया है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर हम कंपनीज की बात करते हैं, तो जो कंपनीज की बात होती है वो हमेशा कैपिटल के साथ लिखी जाती है। यहाँ पर क्या गलती है, ये जो हमारे पास एक कॉमा है और एक फुल स्टॉप है, इसे कहा जाता है सेमीकोलन, और सेमीकोलन को यूज किया जाता है टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये वाला जो है वो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये टोयोटा जो है वो इसको स्मॉल लिखा गया है, इसको भी स्मॉल लिखा गया है, इसको भी, इस वजह से गलत होगा। और नंबर 4 में क्या गलती कि यहाँ पर कॉमे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीरीज ऑफ आइटम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 128, which of the following sentence is incorrect order? We upright drove to Karachi in 2 days. We to Karachi, we drove right up to। तो इसमें ये आप लोग क्या देखिए अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर की या ऑर्डर ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात है, तो वैसे ही बाकी सेंटेंसेस बड़े क्लियर लिख दे कि ये गलत हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। 129, spot the error, you can either come with me now nor। अच्छा ये आप लोग के पास है पेयर्ड कंजंक्शन या इसे कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। ये वो वाले कंजंक्शन है जो कि हमेशा पेयर फॉर्म में आते हैं, ग्रुप फॉर्म में आते हैं। तो इसका रूल ये है कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, सो के साथ एज आता है, एज के साथ एज भी आ सकता है, ऑल दो के साथ येट आता है, स्केर्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। तो चूंकि यहाँ पर आइदर आया है इस वजह से यहाँ पर इसके साथ नॉर नहीं बल्कि इसके साथ और आना चाहिए, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 130, स्पॉट द एरर, आई जस्ट डू नॉट वांट टू गो आउट ऑफ बेड टुडे, गेट आउट जस्ट ऑफ। तो ये आई जस्ट डू नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ, ये ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं बल्कि ऑफ होगा, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन MCQ नंबर 130 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 131, read the passage and answer questions given at the end. Efforts should be made to control the use of tobacco in campuses of educational institutions because it is a gateway to drug abuse. Most of the youths usually start with soft drugs like cigarettes, chalia or gutka, naswar and pan, and then move to hard drugs like heroin, opium, cocaine, ice and shisha, etc. People who start smoking cigarettes or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. तो हमारे पास होगा according to the paragraph, education institutions are gateway to the control of tobacco. Youths who start with soft drugs are likely to experiment with illegal drugs. तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको पढ़ा with illegal drugs and people who do not smoke or drink, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा। And smoking cigarettes or drinking alcohol leads to legal drugs, illegal drugs, soft drugs, the use of tobacco and so smoking cigarettes or drinking alcohol leads to, यहाँ पर ऑलरेडी जिस तरह हमने कहा कि इलीगल ड्रग्स की ये बात कर रहे थे, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो होपफुली आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि आप में से जितनी भी कमजोरियां हैं वो आप अपने मेहनत के जरिए से कवर करें, और मैं अल्लाह गिव यू वट एवर यू आर एस्पायरिंग फॉर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।